हेलो वेलकम। तो आज इस वीडियो में अध्याय 3 यानी कि धातु एवं अधातु को शुरू करने जा रहा हूँ। तो यानी कि इसका ये लेक्चर नंबर 1 रहेगा, जिसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीखेंगे इसकी, जैसे कि धातुओं और अधातुओं के बीच में क्या अंतर है, कैसे पहचानते हैं हम कि कोई तत्व धातु है या अधातु है, धातु और अधातुओं की भौतिक प्रॉपर्टीज़ यानी इनके जो भौतिक गुण धर्म होते हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो रासायनिक गुण धर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ PYQs यानी कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, तो पहले समझते हैं धातु यानी कि जो मेटल्स होती हैं किसको बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दान करके धन आयन बनाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, यही जो है ना ये धातुओं की मेन डेफिनेशन है, ठीक। क्योंकि अब आप थोड़ा बड़े हो गए हो, क्लास 10th में पढ़ रहे हो, तो आपको ठीक है मेनली यही लिखना है कि धातु वे तत्व होते हैं जो अक्सर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं यानी डोनेट कर देते हैं। और जाहिर सी बात है कोई भी एलिमेंट या तत्व अगर इलेक्ट्रॉन खो देगा या इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। पॉजिटिव चार्ज जिस पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, धन आयन, ठीक। अगर मैं बात करूँ सामान्यतः इनकी जो भौतिक गुण होते हैं तो आपको याद रखना है कि ये सामान्यतः कठोर, चमकीले, तन्य, आघातवर्ध, ध्वनिक व ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अब इनमें से हो सकता है कुछ टर्म आपको समझ में ना आया हो, जैसे तन्य हो गया, आघातवर्ध हो गया, ध्वनिक हो गया, तो ये सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप टेंशन मत लेना, ठीक। अभी हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन दान कौन करेगा, हमें कैसे पता लगता है, ठीक है। और इस तरह से हमें कैसे पता लगेगा कोई चीज़ मेटल है या नहीं, वो सीखना, ठीक। फिर भी पहले उदाहरण देख लो, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब क्या है, ये सब धातु है। मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। तो आप कैसे पहचानोगे कौन इलेक्ट्रॉन दान करेगा, सामान्यतः जिसके बाहरी कक्ष में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं यानी कि दान कर सकते हैं और धन आयन बना सकते हैं, ठीक है। अब याद रखना हाइड्रोजन यहाँ पे एक अपवाद है यानी एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है तो इसके बाहरी कक्ष में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तब भी ये अधातु है, धातु नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, ठीक है, अपवाद है। अब इसके अलावा जो भी चीज़ आप देखोगे हाइड्रोजन के अलावा, जैसे लिथियम, लिथियम की परमाणु संख्या 3 है ना। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन खो सकता है ना। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन खो देगा तो लिथियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको लिखना नहीं आता है तो आप वो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 देख लेना एक बार, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है फ्री, ठीक है। क्लास 9th का चैप्टर 3 1 शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, वहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है यानी परमाणु संख्या होती है 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहले कक्ष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 10 और 1 11। तो आप देखोगे लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये भी आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन खोएगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं धन आयन बन जाएगा ये, है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन जब खो जाएगा तब ये ऐसा दिखेगा। इसी तरह से मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 8 2, है, यानी इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या कहा, 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन खो सकते हैं। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Mg2 पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर फिर से पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो मैग्नीशियम क्या होता होगा, एक धातु। ऐसे ही एल्युमिनियम के केस की बात करें तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, 13। तो अगर एटॉमिक नंबर 13 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 3। तो ये आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन खो सकता है, और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन खोएगा तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि वो एलिमेंट या वो तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन खो के धन आयन बना रहे हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स यानी कि धातु। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से अगर मैं अधातु की बात करूँ जिसे हम बोलते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है, धातु मतलब क्या, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करते हैं यानी प्राप्त करते हैं, और इसीलिए ऋणायन बनाते हैं, ठीक है। सामान्यतः ये चमक रहित होते हैं, भंगुर होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुछ अलग होते हैं। अच्छा, सामान्यतः मैंने क्यों लिखा है, पिछली डेफिनेशन में भी सामान्यतः मतलब अक्सर यही होता है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उदाहरण जैसे कार्बन एक अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सब अधातु है। याद रखना कि सामान्यतः इनके बाहरी कक्ष में 4 5 6 7 या 8, ठीक है, 7 या
8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे 8 रहना लिखना मिस हो गया तो आप लिख लेना, ठीक है। जैसे कार्बन की बात करें, एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे इसका तो 2,4 है ना। तो बाहरी कक्ष में देखो कितने 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। नाइट्रोजन की बात करें, एटॉमिक नंबर होता है यानी परमाणु संख्या 7, तो 2,5, तो देखोगे बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 8 यानी लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। क्लोरीन की बात करें तो परमाणु संख्या 17, ठीक है, यानी कि 2 8 7, तो आखिरी कक्ष में कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। तो आप देखोगे कि भाई जिनके आखिरी कक्ष में 4 5 6 7 या 8 यानी 4 या उससे ज़्यादा, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो या तो 4 के बराबर है या 4 से ज़्यादा है, ठीक है ना, 4 से 8, तो वो सामान्यतः क्या होते हैं, अधातु होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, यदि हमें किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता हो तो हम कैसे जान सकते हैं कि वह धातु है या नहीं। तो अभी मैंने कहा कि यदि किसी तत्व के बाहरी कक्ष में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो अधातु ही होगा, है ना। हालांकि अब इसमें उपधातु वगैरह भी चीज़ें आएंगी, अगर आप थोड़ा और डीप कैटेगराइज करोगे तो बड़ा हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भौतिक गुणधर्मों की। तो देखो धातु और अधातु की जो भौतिक गुणधर्म है उसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि ज़्यादातर जो धातु होते हैं इनको आप देखोगे तो ये चमकीले होते हैं, मतलब जब इनकी सतह पर सूरज की रोशनी पड़ती है, कोई भी रोशनी पड़ती है तो उनकी सतह चमकने लगती है, क्योंकि इनकी सतह ज़्यादातर लाइट को परावर्तित कर देती है, ठीक है। लेकिन इस पे भी अपवाद है लेड यानी शीशा। अब आप उस शीशे से कन्फ्यूज मत होना जो आपके घर में होता है जिसमें आप चेहरा देखते हो, नहीं, वो शीशा अलग चीज़ है, ये एक धातु का नाम शीशा होता है, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, अधातु ज़्यादातर जो होते हैं चमक रहित होते हैं, मतलब कि इनमें कोई अपनी खास चमक नहीं होती है, ठीक है। तो इसका भी अपवाद है हीरा और आयोडीन। देखो हीरा और आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीले होते हैं। अपवाद का मीनिंग समझ में आ रहा है ना, यानी एक्सेप्शन, मतलब सामान्यतः जो होता है उसका उल्टा, मतलब ज़्यादातर धातु चमकीले होते हैं लेकिन लेड यानी कि शीशा धातु होते हुए भी क्या है, चमकीला नहीं है। जबकि अधातु जो होते हैं वो ज़्यादातर चमक रहित होते हैं, लेकिन इसका भी अपवाद है कि हीरा और आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीले होते हैं, है ना। अपवाद मतलब जो सामान्यतः फॉलो हो रहा है रूल उसका उल्टा, ठीक। धातु सामान्यतः कठोर होते हैं, लेकिन इसका भी अपवाद है, जैसे पारा हो गया, गैलियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये कठोर नहीं होते, नरम हो टाइप के होते हैं बहुत, ठीक है। अच्छा, अधातु जो होते हैं सामान्यतः कठोर नहीं होते, लेकिन हीरा आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, ठीक, जबकि वो अधातु है। धातु सामान्यतः तन्य होते हैं, ठीक है। तन्य का मतलब इनको खींच के लंबे लंबे तार बना सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को तन्यता बोला जाता है। तो धातु तन्य होते हैं। सोना जो होता है वो सबसे अधिक तन्य धातु है। इसके ऊपर कभी कभी, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लेंगे कि सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी है, तो आपको लिखना है सोना, ठीक है। लेकिन इसका भी अपवाद है, जैसे जिंक हो गया, मरकरी हो गया, ये धातु तो हैं लेकिन ये तन्य नहीं है, ठीक है। अच्छा, अधातु सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः तन्य नहीं होते हैं, ठीक है। धातु सामान्यतः तन्य नहीं होते, लेकिन कार्बन के फाइबर्स बनाए सकते हैं, तो कार्बन फाइबर अगेन अधातु होते हुए भी तन्य है, ठीक, यानी वो इसका अपवाद है, ठीक है। इसके बाद आघातवर्धनीयता की अगर हम बात करें तो धातु जो होते हैं वो आघातवर्ध्य होते हैं। आघातवर्ध्य होने का क्या मतलब है कि अगर इनको पीटा जाए किसी हथौड़े से या किसी भी चीज़ से, इन पे फोर्स लगाया जाए, प्रेशर लगाया जाए, तो ये फैलते हैं, जिनकी वजह से इनकी चादरें बनाई सकती हैं। तो इस गुण को बोलते हैं आघातवर्धनीयता, और जो धातु आघातवर्धनीयता वाला गुण रखते हैं उन्हें बोलते हैं आघातवर्ध्य। तो जो ज़्यादातर धातु हैं वो आघातवर्ध्य होते हैं, मतलब उनको पीट के चादरें बनाई जा सकती है, सीट्स बनाई जा सकती हैं। लेकिन इसका भी अपवाद है, गैलियम हो गया, पारा हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, इनको आप पीट के ऐसे चादर नहीं बना सकते, ठीक। अच्छा, अधातु जो होते हैं आघातवर्धनीय नहीं होते बल्कि भंगुर होते हैं, इनको पीटोगे तो छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, फैलेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, सामान्यतः जो धातु होते हैं इनका कवथनांक और गलनांक उच्च होता है। कवथनांक मतलब वो टेम्परेचर, ठीक है ना, जिस पे ये चीज़ें उबलने लग जाएं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात की जा रही है। और गलनांक मतलब क्या होता है कि जिस पे ये गलना शुरू कर दें, यानी ठोस से लिक्विड में चेंज होने लग जाए। तो किसी भी धातु को गलाने के लिए या उसको उबालने के लिए आप यूँ कहो, दोनों के लिए ही उच्च तापमान की जरूरत पड़ती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो धातुओं के कवथनांक हो गए या गलनांक हो गए ये उच्च होते हैं, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन इसका भी अपवाद है पारा, है ना, ये बहुत लो टेम्परेचर पे, ठीक है, इसका कवथनांक और गलनांक होता है। क्लियर होगी बात।
अच्छा, सामान्यतः जो क्वथनांक और गलनांक होते हैं अधातुओं के वो निम्न होते हैं एज कम्पेयर टू धातु, यानी धातु के मुकाबले, ठीक है, इनका क्वथनांक और गलनांक कम होता है। लेकिन इस पर भी अपवाद है, कार्बन, बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है, इनका क्वथनांक और गलनांक काफ़ी, ठीक है, ज़्यादा है। अच्छा, धातु सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी इनमें से करंट आसानी से फ्लो कर सकता है और हीट यानी कि ऊष्मा भी आसानी से फ्लो कर सकती है। लेकिन सीसा फिर से अपवाद है, ठीक है, इसमें ना तो आसानी से विद्युत फ्लो होती है ना ही हीट, ठीक। अच्छा, सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं कौन? धातु। लेकिन ग्रेफाइट इसका एक अपवाद है। ग्रेफाइट मतलब जो पेंसिल में आप देखते हो ना, पेंसिल अगर आप सबने इस्तेमाल करी होगी तो बीच में जो काला सा पार्ट होता है जिसकी वजह से हम लिखते हैं, ठीक है, जिससे इसकी नोक बनती है, वो ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट जो होता है ना उसमें से करंट आसानी से पास कर सकता है, याद रखना, यानी ये अपवाद है, ठीक है। ये धातु होते हुए भी जो ग्रेफाइट है ना कार्बन का ही एक अपर रूप है। तो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, यानी कि ये सुचालक है, ठीक। इसके बाद जो हमने अभी चीज़ें पढ़ी उसमें धात्विक चमक, आघातवर्धनीयता और तन्यता, ये सब चीज़ें आई हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। धात्विक चमक यानी कि मेटेलिक लस्टर क्या होता है? जब धातुओं की सतह पर प्रकाश टकराता है ना, तो ये सतह कैसी दिखाई देती हैं? चमकीली। क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि वहाँ पे प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है, अच्छे खासे अमाउंट में, इसीलिए चमकीली दिखाई देती है, ठीक है। और इसी चमक को धात्विक चमक कहा जाता है। अच्छा, आघातवर्ध्यता या फिर आघातवर्धनीयता क्या होता है? धातुओं का वह गुण जिनके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, ठीक। तन्यता क्या होता है? धातुओं का वह गुण जिनके कारण उन्हें पीटकर पतली तारों में बदला जा सकता है, उन्हें तन्यता कहते हैं, ठीक है। ध्वनिक भी होती हैं, जैसे कि हमने देखा था। ध्वनिक मतलब क्या? जैसे आपने मंदिर में घंटी वगैरह, जैसे कि आपने घंटी वगैरह बजाई होगी मेटल की, तो उसमें से एक अलग साउंड आता है ना, जब धातुओं को टकराया जाता है किसी कठोर सतह से या अन्य धातु से, तो उनमें एक अलग मेटेलिक साउंड आता है, उसी को बोलते हैं ध्वनि, ठीक है। क्या बोलते हैं? ध्वनिक। तो जब धातुओं को कठोर सतह से टकराया जाता है तो स्पष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसी धातुओं को ध्वनिक या सोनोरस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ये 2-3 पॉइंट हैं जो आप पढ़ लेना, ठीक है। मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने ये स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। आपके एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट है, इसको आप अच्छे से देख लेना। जैसे अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी, ठीक है ना, उसी का एक तरह से थोड़ा सा निचोड़ है कि जैसे मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। यानी मरकरी को हम पारा बोलते हैं, याद रखना। मरकरी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? पारा। तो कहीं कहीं आपको पारा लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। जो पारा होता है या मरकरी होती है, इसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाएंगी कमरे के तापमान पर, है ना। रूम टेम्परेचर हम मेनली 27-28 डिग्री के आसपास लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मरकरी है ना, ये रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड होती है, ठीक है। मरकरी जो होती है ये ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, जबकि मरकरी के अलावा बाकी सारी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। समझ में आ गई बात? इसके अलावा जो धातुएं हैं उनका गलनांक अधिक होता है, आपने पढ़ा है, अभी मैंने भी आपको पढ़ाया। लेकिन याद रखना, गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, ठीक है, इनका गलनांक बहुत कम होता है, बावजूद इसके कि ये धातु हैं, ठीक है। इतना कम होता है कि अगर आप इसको अपनी हथेली पर रखोगे ना, तो आपकी हथेली की गर्मी से पिघलने लगेंगी। तो इसके ऊपर भी कई बार सवाल पूछा गया है, ठीक है ना, आपके फाइनल एग्ज़ाम में, कि भैया 2 ऐसी धातुएं बता दो जिनको अगर हम अपनी हथेली पर रखें तो वो पिघलने लगेंगे। तो उसका आंसर होगा गैलियम और सीजियम, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखना, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला है। अभी मैंने आपको कहा था ना कि जो अधातु होते हैं वो चमक रहित होते हैं, लेकिन आयोडीन अधातु है, इसके बावजूद भी चमकीला है। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि ऐसे अधातु का नाम बताओ जो चमकीला होता है, तो आपको लिखना है वहाँ पे आयोडीन, ठीक है। इसी तरह से आप याद रखना, कार्बन जो है ये एक ऐसी धातु है जो अलग अलग रूपों में पाई जाती है ना। जैसे हीरा भी कार्बन का एक, ठीक है, अपर रूप है। और अभी मैंने आपको कहा था ग्रेफाइट जो पेंसिल में लगा होता है, ये भी कार्बन का एक अपर रूप है ना। अजीब बात है ना कि जो हीरा है जो कि इतना चमकता हुआ रहता है, और जो ग्रेफाइट है जो पेंसिल की काली वाली नोक रहती है, दोनों कार्बन से ही बने लेकिन दिखते बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। और ये कार्बन के अपर रूप है। अब जो हीरा है, ठीक है, ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं, ठीक है। और जो ग्रेफाइट है, इसकी खास बात क्या है कि अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक है। तो सब चीज़ें याद रखना,
ठीक है। अगला क्या है, क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो गई, ये बहुत नरम होती हैं, इतनी नरम होती है कि इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है कि भाई ऐसी धातुओं के नाम बता दो जिनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तो इन तीनों में से किसी का भी नाम लिख देना। अगर एक पूछा है तो एक, ठीक है, ज़्यादा पूछा है तो एक से ज़्यादा भी लिख सकते हो। ठीक, चलिए अब जैसे देखो ये आपकी एनसीईआरटी का ही सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है और आपको भी कभी ना कभी इसको फेस करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, चाहे वो आप यूनिट टेस्ट में फेस करो या फर्स्ट टर्म में फेस करो या फाइनल टर्म में फेस करो, बट ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो आपको याद रखना है पारा यानी कि मरकरी जो है ये कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। दूसरे पार्ट में पूछा गया चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो अभी तो मैंने आपको कहा था ना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो चाकू से आसानी से काटा सकता है, किसी एक का नाम लिख दो, मैंने सोडियम लिख दिया, आप चाहो तो तीनों लिख सकते हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, अगला क्या है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, तो याद रखना सिल्वर यानी कि चांदी जो होती है, ठीक है, ये ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ऊष्मा की कुचालक याद रखना लेड यानी सीसा जो होता है ये ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक, अच्छा अब हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अभी जो हमने पढ़ा वो भौतिक गुणधर्म थे, अब रासायनिक गुणधर्म मतलब कि ये रिएक्शन कैसे करते हैं, अभिक्रियाशीलता किस तरह की है इनकी, किस किस के साथ कैसी कैसी इनकी अभिक्रियाएं होती हैं, वो सब आएगा रासायनिक गुणधर्म के अंदर। तो पहला है कि जब धातुओं को हवा में जलाया जाता है, हवा में जलाया मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला जाएगा, तो क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि धातु जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला जाएगा मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो धातु का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, धातु का ऑक्साइड बनता है ना। इस पे एक दो रिएक्शन भी याद कर रख लेना, जैसे कॉपर यानी कि तांबा, ऑक्सीजन से इसको रिएक्ट कराया गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलाया गया, ठीक है, तो कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही एल्युमिनियम को जब जलाया गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनता है Al2O3। ठीक, अब मेन बात याद रखना, मेन बात ये है कि ज़्यादातर या अधिकतर धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो धातु का ऑक्साइड है, ठीक है, अधिकतर धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, तो आपको लिखना है अधिकतर, अधिकतर मतलब ज़्यादातर, एक्सेप्शन भी है कुछ, पर ज़्यादातर धातु के ऑक्साइड क्षारीय यानी बेसिक नेचर के होते हैं। परंतु, है ना, ये याद रखना, मैंने बहुत चुन चुन के लाइनें लिखी हैं नोट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। परंतु कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो उभयधर्मी होते हैं, ये मैंने आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया था, है ना। परंतु कुछ ऑक्साइड जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, यानी कि इनमें दोनों बिहेवियर शो होते हैं, अम्लीय प्रकृति भी दिखाते हैं ये, क्षारीय प्रकृति भी दिखाते हैं, इसीलिए इनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड की अगर परिभाषा आएगी तो क्या लिखोगे, ऐसे ऑक्साइड जिनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति होती है या ये दोनों प्रकृति को दर्शाते हैं, इनको उभयधर्मी ऑक्साइड बोला जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया या जिंक ऑक्साइड हो गया, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, एम्पोथेट्रिक इन नेचर इंग्लिश में बोला जाता है इनको। ठीक है, जैसे देखो यार, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, अब आपने HCl को तो पहचान लिया होगा ना, अगर आपने पिछले चैप्टर का लेक्चर देखा है, चैप्टर नंबर 2 का, कि ये क्या है, एक अम्ल है, तो ये अम्ल से रिएक्ट करके, ठीक है, लवण और पानी बना रहा है, मतलब यहाँ पे इसकी प्रकृति क्षारीय है, क्योंकि क्षार अगर अम्ल से रिएक्ट करेगा तब ये चीज़ें बनती हैं। लेकिन यहाँ पर देखो वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्षार आ गया, तो मतलब ये क्षार से रिएक्ट कर रहा है, तो रोल किसका प्ले कर रहा है, ये अम्ल का, यानी यहाँ पे ये अम्ल का रोल प्ले कर रहा है और लवण और पानी बना रहा है, यहाँ पर ये क्षार का, ठीक है, रोल प्ले कर रहा है और फिर से लवण और पानी बना रहा है। यानी जब ये अम्ल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्षार की तरह बिहेव कर रहा है, और जब ये क्षार के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अम्ल की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति शो हो रही हैं अलग अलग कंडीशन में। तो इसीलिए ये जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। इस तरह से जिंक का ऑक्साइड भी उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है कि अधिकतर धातु ऑक्साइड पानी में अघुलनशील होते हैं, यानी ज़्यादातर, अधिकतर मतलब ज़्यादातर, ठीक है, अघुलनशील होते हैं। लेकिन याद रखना, यहाँ लेकिन भी है, एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, परंतु कुछ पानी में घुल जाते हैं, जैसे कि Na2O, K2O आदि। समझ में आ गई बात।
तो ये पानी में घुल के, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं धातु का, है ना। जैसे यहाँ पे सोडियम धातु है तो सोडियम धातु का ऑक्साइड है, पानी में घोलोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। पोटेशियम का ऑक्साइड है, पानी में घोलोगे तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इस पे देखो क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई 2012 में, और भी बहुत बार पूछा गया कि निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड पहचानो। तो मैंने अभी कहा था जिंक ऑक्साइड जैसे कि है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जैसे कि है, ये क्या होते हैं, ये उभयधर्मी होते हैं। अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति शो करते हैं अलग अलग केस में। ठीक, अच्छा अगला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग धातुएं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती किस तरह से, मतलब किस रेट से करती हैं, किस दर से करती हैं, कौन बहुत तेज़ी से करता है, कौन बहुत धीरे करता है, कौन बिल्कुल ही नहीं करता, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, आप याद रखना, पहले पॉइंट में लिखा मैंने, सोडियम और पोटेशियम ये ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। इतना तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं कि बस इन्हें अगर आप खुली हवा में छोड़ दो, इनमें आग लग जाएगी, तुरंत ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेंगे और इनमें आग लग जाएगी। इवन ये पानी से भी रिएक्ट कर लेते हैं, इसीलिए इनको खुली हवा में रह सकते, पानी में भी नहीं रह सकते, नहीं तो इनमें आग लग जाएगी। तो इसीलिए इनको केरोसिन समझते हो ना, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, उसमें रखा जाता है। आगे बात समझ में, ताकि हवा या पानी के संपर्क में ना आए। अच्छा, तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है सोडियम और पोटेशियम बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। इसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड की। ये जो होते हैं ये सामान्य तापमान पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक परत बना लेते हैं। मतलब इनकी रिएक्शन ऐसी तो नहीं होती कि आग लग जाए, लेकिन हाँ, अगर इनको नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन मिलती है तो उसके साथ ये रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन थोड़ा स्लो रहती है, लेकिन इतनी फास्ट तो खैर नहीं रहती, है ना, उसके मुकाबले तो बहुत स्लो रहती है, लेकिन इतनी स्लो भी नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, इनकी रिएक्शन हो जाती है नॉर्मल टेम्परेचर पे और ये एक ऑक्साइड की लेयर अपने ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आयरन की। आयरन जो होता है अगर उसको थोड़ा गर्म करो, ठीक है, आयरन का दहन तो नहीं होता है, परंतु जब इसका चूरा बना लोगे ना, आयरन का चूर्ण बना लोगे, तो ये ज्वाला में डालने जाने पे जलने लग जाता है, ठीक है, यानी कि और धीरे थोड़ा रिएक्शन करता है। कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर का दहन तो नहीं होता है, परंतु अगर हम कॉपर को बहुत हीट दें, उसको गर्म करें, ठीक है, तब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके काले रंग की एक कॉपर ऑक्साइड की परत बना लेगा। चांदी की बात करें, सोने की बात करें, तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, बहुत ही, ठीक है, लो रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ना के बराबर रिएक्टिविटी समझो, ठीक है, यानी लो रिएक्टिविटी होती है इनकी, ठीक है। चांदी तो खैर थोड़ा बहुत रिएक्टिव है भी, सोना तो उससे भी कम रिएक्टिव है। चलो, अब आता है कि जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। अभी हमने अभिक्रिया देखी थी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, अब हम किसके साथ देख रहे हैं, जल यानी H2O के साथ। तो याद रखना कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, धातु का ऑक्साइड बनाएंगे। और हमने अभी देखा था धातु के ऑक्साइड अधिकतर कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, हालांकि कुछ उभयधर्मी भी हैं, ठीक। तो जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा और कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस, ठीक। और जो धातु का ऑक्साइड है, अगर इसको फिर से जल के साथ अभिक्रिया करा दी जाए तो ये धातु का हाइड्रोक्साइड बना लेगा। लेकिन याद रहे, सभी ऐसा खैर नहीं करते हैं, याद रहे कि अलग अलग धातुएं पानी से अलग अलग दर यानी रेट से अभिक्रिया करती हैं, कोई बहुत तेज़ी से, कोई बहुत धीरे, ठीक है। जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये ठंडे पानी के साथ भी बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, और इनमें उत्पन्न हाइड्रोजन गैस तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, आग लग सकती है, पानी में डालोगे तब भी इतने तेज़ी से पानी से रिएक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या, पोटेशियम पानी से रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड और H2 गैस निकली और हीट निकलती है बहुत सारी, ठीक है। ऐसी तरह से सोडियम पानी से भी रिएक्ट कर सके, आग पकड़ सकता है, यहाँ पे हीट निकलती है। जैसा इंटरेस्टिंग बात क्या है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, है ना, माचिस की तीली वाला, याद है ना, जलती हुई तो पॉप साउंड निकलता है, पट पट की आवाज़, उससे पता लगता है कि हाइड्रोजन गैस है। तो वो यहाँ पे ही पूछ सकते हैं वाला सवाल, ठीक है, पिछला चैप्टर अच्छे से देख लेना। अच्छा, अगला क्या है, कैल्शियम पानी के साथ उतनी तेज़ी से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, और इसमें मतलब करता तो है लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं करता है, और इसमें उत्पन्न हाइड्रोजन गैस तत्काल प्रज्वलित नहीं होती है, अपने आप ऐसे आग नहीं पकड़ती, क्योंकि इसकी रिएक्शन स्लो रहती है, उतनी एक्सोथर्मिक नहीं है, ठीक है, उतना हीट इसमें ऐसे नहीं निकलता है। जैसे कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और हीट यहाँ पे वैसे नहीं निकलेगी उतनी, ठीक है। अच्छा,
इस रिएक्शन पे एक चीज़ पूछी जाती है, ठीक है, कि अभिक्रिया जब होती है ना, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम है ना वो सतह पे तैरने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है, देखो, हाइड्रोजन गैस। तो होता क्या है कि उपरोक्त अभिक्रिया यानी इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के बुलबुले कैल्शियम की सतह से चिपक जाएंगे और इसीलिए तैरना शुरू कर देता है। तो जब भी पूछेंगे ना कि जब कैल्शियम को पानी से रिएक्ट करा जाता है तो वो ऊपर तैरना शुरू क्यों करता है, तो आप लिखोगे क्योंकि इस रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। यही हाइड्रोजन गैस कैल्शियम की सतह से चिपक जाती है, उसके बुलबुले चिपक जाते हैं और वो तैरना शुरू कर देता है। ठीक। अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ तो अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन अगर पानी गर्म कर दिया जाए तो ये मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कि तब ये अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। सेम चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलती है कि इस अभिक्रिया में भी हाइड्रोजन के बुलबुले जो होते हैं वो मैग्नीशियम की सतह से चिपक जाते हैं, इसीलिए तैरना शुरू कर देता है। बहुत बार पूछा गया है कि ये अभिक्रिया में, ठीक है, ये तैरना शुरू क्यों करता है, तो आपको लिखना है वहाँ पे हाइड्रोजन के बुलबुले चिपक जाते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। अगला पॉइंट है कि भाई एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया तो नहीं करते, परंतु भाप के साथ ही अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। कौन? एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, है ना। जैसे एल्युमिनियम पानी के साथ, पानी कौन सा है? गैसियस फॉर्म, यानी भाप बन चुका है, तो भाप के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। ऐसे ही आयरन के साथ भी होते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। कैसा क्वेश्चन पूछेंगे मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अगला क्या है? लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये पानी के साथ किसी भी रूप में हो अभिक्रिया करती ही नहीं, ठीक है। जैसे देखो ये क्वेश्चन पूछा गया CBSE 2006 में, उसके बाद भी पूछा गया कई बार कि किसी एक धातु का नाम बताइए जो ना तो ठंडे पानी ना ही गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है बल्कि गर्म भाप के साथ करती है। तो आप कोई सा भी एक लिख दो, आयरन जैसे, ठीक है, उसकी रिएक्शन लिख दो। हालांकि आयरन के अलावा आप इनमें एल्युमिनियम भी लिख सकते हो, जिंक भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये था आपका लेक्चर 1 इस चैप्टर से जस्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसकी बहुत सारी मेन चीज़ें रहती हैं जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इसकी बहुत सारी मेन चीज़ें भी रहती हैं, मुख्य बातें रहती हैं जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।